हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद करण। तो आज आ गया हूं यार मैं एक नया लेक्चर लेके केमिकल काइनेटिक्स का। और आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आपने मेरे बाकी 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें पहले अच्छे से देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार जब मैंने लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे, तब मैंने बोला था कि हम कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो देखते हैं। तो यार हमेशा हम कॉन्सेंट्रेशन को बेसिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में देखें, किसके टर्म्स में देखें? कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में देखें, तो बेसिकली हमको भी पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो अगर ये डिक्रीज करती जाएगी तो बेसिकली टाइम के साथ रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज करेगी। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर एक एक्सप्रेशन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करता है, उसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है। तो रेट लॉ की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन रिलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन with concentration of reactants। ठीक है। अब अगर कोई सोचे कि प्रोडक्ट के टर्म्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि रिएक्शन एक्चुअली में कब होती है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कोलाइड करते हैं। तो इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में रेट लॉ को डिफाइन करते हैं। सो द रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन relating the rate of the reaction with the concentration of the reactants। ठीक है। अब यार देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। देखो भाई, अब अगर मैं कंसीडर करूं एक कोई जनरल रिएक्शन लाइक ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं वो बताता हूं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान ले पहले। नोट, इसको अच्छे से नोट कर लें कि रेट लॉ इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। इसको हम थ्योरेटिकली कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन देख के नहीं निकाल सकते। रेट लॉ इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। हम मैकेनिज्म से निकालेंगे, हम इसको कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के नहीं लिख सकते। ठीक है। तो इट इज एक्चुअली फाउंड फॉर दिस रिएक्शन दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो बेसिकली रेट लॉ की और अच्छी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? दैट रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर x और y समथिंग न्यूमरल्स which may or may not be equal to the stoichiometry of the reactants। मतलब x में और ये a के बराबर हो भी सकता है या फिर a के बराबर नहीं भी हो सकता है। मतलब each raised to the power which may or may not be equal to the stoichiometry of the reactants in the balanced chemical equation। मतलब
कहना क्या चाह रहा हूं कि जो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स, तो ये एक्स या वाई अपने अपने स्टोशियोमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यार देखो, अगर हमारे पास x इक्वल टू ए है एंड मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए एंड y इक्वल टू बी है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूं कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। ठीक है, और अगर x इज नॉट इक्वल टू ए और y इज नॉट इक्वल टू बी, तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, और हमेशा की तरह इसको हम एक्सपेरिमेंटली ही बताएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कंसीडर करूं फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो यार अगर क्लास 11th का थोड़ा बहुत भी केमिकल इक्विलिब्रियम याद हो, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज्ड टू द पावर व्हिच इज इक्वल टू द स्टोशियोमेट्री। तो ये क्या होता था, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यार लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली में दिया था गोल्डबर्ग एंड वागे ने 1864 में। ठीक है, गोल्डबर्ग एंड वागे ने दिया था फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। इसको हम एल्कीन्स वगैरह में या फिर पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गोल्डबर्ग एंड वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। तो बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शन के रेट लॉ को हम समटाइम्स लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं इन जनरल कोई भी रिएक्शन लेता हूं, जनरल रिएक्शन ए प्लस बी बी गिविंग प्रोडक्ट, हमें नहीं पता है ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, तो इसका रेट लॉ हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A and B reactants each raised to the power which may or may not be equal to the stoichiometry of the reactants in the balanced chemical equation। ठीक है, तो यार अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं, मैं बताऊंगा x और y क्या है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। अब इस k को क्या बोलते हैं, इस k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि रेट को स्पीड या वेलोसिटी से समझ सकते हो, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, चलो अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे अबाउट रेट कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, सम फैक्ट्स अबाउट रेट कांस्टेंट। सम फैक्ट्स अबाउट रेट कांस्टेंट के। पहला पॉइंट, रेट कांस्टेंट के नॉट अफेक्टेड बाय या फिर नॉट डिपेंडेंट, इसको अच्छे से कर देते हैं इंडिपेंडेंट, थोड़ा अच्छा लगेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमेशा याद रखें, कभी भी रिएक्टेंट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, या फिर एक और पॉइंट बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट को लिख लेना, जब हम आर्हेनियस पढ़ेंगे, आर्हेनियस थ्योरी करेंगे, तब ये समझ में आएगा। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, अभी के लिए याद कर लो। तो रेट कांस्टेंट के 3 पॉइंट्स मैंने क्या बोले? पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स और वाई क्या थे, सवाल मन में आ रहा होगा, ये एक्स और वाई क्या थे? तो देखो, हमने बोला था कि रेट क्या लिखी थी मैंने, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। तो ये एक्स और वाई क्या कहलाते हैं? ऑर्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरा लेक्चर होगा अगला इस पे, ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर आप खाली x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, सॉरी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। y क्या हो जाएगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। x प्लस वाई क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x क्या हो जाएगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या हो जाएगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो यार, ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर होता है कि कोई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन कितना सेंसिटिव है। मतलब कि अगर हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट डालेगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन उसके रिस्पेक्ट में कितनी सेंसिटिव है, वो डिफाइन करता है हमारा ऑर्डर। उसका सिग्निफिकेंस ये है। और अगर मैथमेटिकली बोले तो व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज बेसिकली द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। ठीक है, अब देखो, हमारा जो ऑर्डर होता है ऑफ द रिएक्शन, जो बेसिकली x प्लस वाई होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं ओ लिख देता हूं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो एज वेल, कैन बी पॉजिटिव, एंड कैन बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी इन फ्रैक्शन एज वेल। ठीक है, इसको तो अच्छे से देख लेंगे आगे। अब देखते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? अगला टॉपिक लगाओ, हेडिंग लगाओ, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। फिर हम रेट लॉ लिखना सीखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म आज का। ठीक है, अब देखो, हमें रेट की यूनिट पता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर की पावर x अपॉन मोल पर लीटर की पावर y। तो बेसिकली k की यूनिट क्या बन जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। तो यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स प्लस वाई सेकेंड इनवर्स। और अगर मैं बोल दूं x प्लस वाई क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x प्लस वाई क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने x प्लस वाई को बोल दिया n। क्या बोल दिया? n, ऑर्डर। तो बेसिकली यूनिट्स क्या हो जाएंगी ऑफ k की यूनिट हो जाएगी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। मोल पर लीटर को मैं रिप्लेस कर देता हूं कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n,
सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम की पावर, टाइम की यूनिट -1। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेट लॉ लिखना कैसे होता है। देखो, अब अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, तुमको भी पता है रेट ऑफ द रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी। तो तुम रेट किसके रिस्पेक्ट में लिखते हो वही डिटरमाइन करेगा, लेकिन आएंगे यहां पे खाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ही आएंगी। रेट चाहे किसी के टर्म्स में लिखो, यहां पे दोनों रिएक्टेंट आएंगे। अब अगर हम रेट लिखते हैं इसके टर्म्स में तो क्या आ जाएगा, -1/a dA/dt इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा a मल्टीप्लाई हो जाएगा k पे चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके टर्म्स में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, +1/c dC/dt के यहां पे a ही आएगा, a की पावर x b की पावर y। अब इसको लेके जाओगे तो c इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर तुम k लिखना चाहते हो फिर तो अगर तुम ये लिखना चाहते हो यहां से dA/dt दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अगर तुम लिखना चाहते हो -dA/dt मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो वो कितना आ जाएगा, a इंटू के समथिंग। यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा, c इंटू के समथिंग जो भी है। तो रेट लॉ में ये किसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन को, लेकिन यहां पे जो राइट हैंड आरएचएस में जो आएगा वो हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने रेट लॉ खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी देखेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ स्टार्ट करेंगे जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।